वो एक था ये अम्र बिलमारूफ की तरफ से था और वो अच्छा, एक सजेशन था, सजेशन था। एक तवसिया था। इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो और उस पर पनिशमेंट है, लेकिन एक सजेशन था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इस हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी इंतहाई अहम खबर सामने आई हमारी, और वो ये थी कि अफगानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए नामजद मंदूब सुहेल शाहीन साहब की हैसियत को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक्रेडिटेशन कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि जब यूएन जनरल असम्बली का इजलास हुआ तो उस इजलास में भी अफगानिस्तान के हालिया हुकूमत के जो नामजद मंदूब थे उनको नहीं, बल्कि प्रीवियस गवर्नमेंट के यानी गुज़िश्ता जो अफगान हुकूमत थी उनके सेटअप में से चंद लोगों को जनरल असम्बली में बोलने के लिए बुलाया गया था या पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद तवक्कुआत ये थी कि हालिया जो अफगान तालिबान की हुकूमत है जो काबुल के ऊपर इस वक्त राज कर रही है, उनके नामजद मंदूब को यकीनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से रिकग्निशन मिल जाएगी। लेकिन यह खबर बड़ी अजीब थी जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर इन पर्सन विजुअल रद्द अमल हमारे सामने नहीं आया। एक आध ट्वीट के जरिए स्टेटमेंट जरूर सामने आई कि नाइंसाफी की गई है। नाइंसाफी किस लेवल की है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद मंदूब जो कि अफगान तालिबान की जानिब से हैं सुहेल शाहीन साहब, वो इस मामले के ऊपर मजीद खुलकर बात करना चाहते हैं? और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि क्या इस सारे मामले की जो रिकग्निशन है वो बराह रास्त मशरूत तो नहीं है अफगान तालिबान की इस हुकूमत की रिकग्निशन से। और यह भी बड़ा सवाल है कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से बशमूल इस्लामी ममालिक वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने डी फैक्टो तस्लीम कर लिया है अफगान तालिबान की हुकूमत को? और अगर डी फैक्टो तस्लीम किया है तो डी जूस तस्लीम क्यों नहीं किया गया या खुले बंदों तस्लीम क्यों नहीं किया गया? और साथ साथ ये भी इतलात है मुख्तलिफ ममालिक में अफगानिस्तान की एम्बेसीज खुल चुकी हैं, काउंसिल खाने काम कर चुके हैं, खुद अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज ओपन हो चुकी हैं, वहां पर काम चल रहा है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद ये जो तस्लीम करने ना करने का फंडा है ये कहां तक जा रहा है? क्या अफगान हुकूमत जो अपने तई एक लेजिटिमेट सेटअप है उनकी नज़र में वो पूरी दुनिया के लिए किसी किस्म का कोई खदशा या खतरा है जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में इनके नामजद मंदूब को रिकग्नाइज नहीं किया गया? और उससे बड़ा सवाल यह है कि जो मुआशी चैलेंजेस हैं इतने बड़े क्राइसिस के बाद 22 साल जंग के बाद जब अफगानिस्तान इस सारी सिचुएशन से निकला है तो वो अपने क्राइसिस को किस तरह हैंडल या सेटल कर रहा है? यानी सूरत हाल ये हो चुकी है कि इतने दिगरगू हालात के बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी से 2 मल्टीपल बेटर है। यानी वहां का एक अफगान अफगानी पाकिस्तान के रुपए का 1.84 है टिल डेट। अगर ये वाली सूरत हाल है और इतने क्राइसिस के बावजूद अफगानिस्तान के इकोनॉमिक पोजीशन और उनकी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, तो उनके पास ऐसा कौन सा मुआशी साइंसदान है जो ये सारी सूरत हाल को देख रहा है, इसके बावजूद कि ना तो अक़वाम मुत्तहिदा इनको रिकग्नाइज करने को तैयार है, ना कोई इंटरनेशनल बॉडी बाकायदा तौर पर इनको रिकग्नाइज कर सकी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया अफगानिस्तान। हैशटैग नया अफगानिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिदा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए नामजद मंदूब और तर्जुमान इमारत इस्लामी अफगानिस्तान जनाब सुहेल शाहीन साहब। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप माहिर दिफाई उमूर हैं। मैं इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान और अफगान नामजद मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा जनाब सुहेल शाहीन साहब को इस नेशनल डिबेट के खुसूसी हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लाइटर नोट पे मेरा सवाल होगा कि हम आपको इमारत इस्लामी अफगानिस्तान का तर्जुमान कहें या अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अफगानिस्तान का नामजद मंदूब? दोनों कहें क्योंकि अभी मैं
पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्समैन की हैसियत से भी आपसे बात कर रहा हूँ और नॉमिनेटेड मंदूब तो हूँ। ऑलराइट, अच्छा, गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की एक्रेडिशन कमेटी ने अफ़गानिस्तान की नशिस्त नई तालिबान हुकूमत को देने से इनकार कर दिया या इसको मुस्तरद कर दिया। आप इस फैसले से मुतमईन हैं? आपको लगता है कि वो फैसला ठीक है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक्रेडिशन कमेटी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ बल्कि मुखालिफ हूँ इस फैसले के, क्योंकि ये फैसला मेरे ख्याल में बेइंसाफ़ी पर मबनी है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का सीट हमारा हक है जी। अफ़गानिस्तान में हमारी हुकूमत की रेट है और ऑल ओवर द कंट्री आवाम की हिमायत है, हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे में ये कैपेबिलिटी है कि अपने मुल्क के दिफा कर सके। हालांकि हमारे जो मुकाबिल में है फॉर्मर काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, वो अफ़गानिस्तान में 300 से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स है, एक डिस्ट्रिक्ट में भी उसका रेट नहीं है और अफ़गान आवाम के सपोर्ट उनके साथ नहीं है। तो किस प्रिंसिपल के बिना पर वो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि रिप्रेजेंट करें? वो तो गवर्नमेंट को, करंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके नुमाइंदा नहीं है। जो भी डिसीजन लिया जाता है यूनाइटेड नेशन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, मसलन अगर वो कोई मैसेज देंगे उनको कि वो कन्वे करे काबुल को, वो नहीं कर सकते। जो हमारी पोजीशन है, पॉलिसी है, उसको उधर एक इलुसिडेट नहीं कर सकते। वो जो भी वो कहते हैं वो अपनी पर्सनल व्यूज कहते हैं, तो लिहाजा वो तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सका। वो एक शख्स है, एक उसके हैसियत से जो भी वो बता रही है तो उसकी अपने नज़रियात होंगे, लेकिन अफ़गान आवाम के नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फैसला बेइंसाफ़ी पर मबनी था। आपको ये फैसला बेइंसाफ़ी पर मबनी लगता है और आप इससे मुतमईन नहीं हैं और ना ही इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान इससे मुतमईन है, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा किसी आलमी फोरम पर इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं या फिर अभी फ़िलहाल इस पर खामोशी रखेंगे? सुहेल शाहीन साहब। नहीं, वो तो हम आपसे बात की और उसको अपोज किया। ऐसा हम करते रहेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और ये भी एक किस्म की स्ट्रगल है जो हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ा, इसलिए इस स्ट्रगल को आगे ले जाते हैं। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रगल है, आपको तस्लीम ना किया जाना दुरुस्त नहीं है बतौर नामजद मंदूब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नामजदगी को तस्लीम ना किया जाना इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने या ना करने से मशरूत हो? सुहेल साहब। नहीं, उससे वो एक कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल नहीं है, बिल्कुल वो अलग है। मसलन एक मुल्क हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हमारे दो मुल्कों के रवाबित के लिए अपने वो अफगानिस्तान में जो उसकी हमारी टाइल्स है उसकी बिना पर होते हैं और अफगानिस्तान में ये सेट जो है ये अफगानिस्तान का अवाम का हक है, गवर्नमेंट का हक है। ये वो चीज़, दोनों चीज़ें अलग है। तो मेरे ख्याल में हम इसलिए उसको डिमांड किया था कि हम समझते थे और समझते हैं कि ये हमारे लेजिटिमेट राइट है। जब अब उन्होंने उसको डिफर किया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अफगान आवाम को अपने हक से महरूम किया और मेरे ख्याल में ये यूएन का
न्यूट्रलिटी जो है, जो उसको होना चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी हो, उसको क्वेश्चन करती है। ये न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने एक बायस किस्म का डिसीजन लिया। सुहेल शाहीन साहब, जब आपको बायस नजर आता है, जब आपको लगता है कि ये तासुब पर मबनी फैसला है और आपकी पोजीशन को, यानी नामजद मंदूब की हैसियत से उस पोजीशन को तस्लीम ना करना आपको बायस डिसीजन लगता है, तो फिर आपने एक तरफ तो कहा कि आप चैलेंज नहीं करेंगे, चैलेंज ना करें, कम अज कम इंटरनेशनल लॉबिंग की तरफ तो आप लोग जाएंगे कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान जो कि अपना एक तशख़्ख़ुस रखती है, आपका एक अबूरी सेटअप है, और कम अज कम उस लॉबिंग के जरिए आप इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इनको बावर तो कराएं कि लोग आपके साथ खड़े हैं। सुहेल साहब। जी बिल्कुल, हम इसके लिए लॉबिंग करेंगे और हर फोरम पर उठाएंगे, मीडिया से भी, डिप्लोमेटिक सर्कल में भी, और हमारे जो एंगेजमेंट है दूसरी ममालिक से उस मीटिंग्स में भी, और जो भी अपॉर्चुनिटी आए और मुनासिब समझे हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे अपने हक में। आपका हक है आवाज़ को उठाना, लेकिन साथ साथ अपने इर्द गिर्द नज़र रखना भी आपका फ़र्ज़ है कि आपको किन किन ममालिक ने तस्लीम किया। और अगला सवाल मेरा यही है कि किसी मुल्क ने आपको बाकायदा तौर पर एज ए स्टेट तस्लीम किया है या नहीं किया? अगर किया है तो उनके नाम हमारे सामने अगर आप लेना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। सुहेल शाहीन साहब। अगर वो एंगेजमेंट है दूसरे ममालिक का, इंटरेक्शन है, कुछ सारे ममालिक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के है, यूरोपियन यूनियन है, नेबरिंग कंट्रीज है, रीजनल कंट्रीज, सारे हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं, एंगेज है। अच्छा। और तकरीबन 12 एम्बसीज काबुल में है, मौजूद है, और फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपेक्टेशन से और एम्बसी भी इधर वो ओपन हो जाएंगे, अपने दफातर खोलेंगे। तो इस हिसाब से तो ये डिफैक्टो रिकॉग्निशन तो है, लेकिन वो डिजोर रिकॉग्निशन नहीं है। डिफैक्टो रिकॉग्निशन की आप बात कर रहे हैं, यानी अंदर अंदर से आपको तस्लीम किया जा चुका है, लेकिन अपेरेंटली खुलकर किसी ने तस्लीम नहीं किया। अब उसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। अब एक अफगान तालिबान ने अपना इमेज बनाया था कि आपका एक सॉफ्ट इमेज है, अब आप आएंगे तो आप ख्वातीन पर रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से खुसूसी तौर पर काम करेंगे, उन पर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन हाल ही में हमारे पास एक खबर आई और वो ये थी कि आपने अफगान ख्वातीन को थिएटर्स और ड्रामों में काम करने से मना कर दिया है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आप इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? सुहेल शाहीन साहब। वो एक था, ये अम्र बिल मारूफ की तरफ से था, और वो अच्छा। एक सजेशन था, एक तवसिया था कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री पर्टिकुलरली ड्रामा के लिए अगर ऐसा हो तो बेहतर है। ऐसा रूल्स नहीं था कि वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो उस पर पनिशमेंट है, लेकिन एक सजेशन था कि ऐसा हो जाए वो बेहतर है। उन्होंने एक सजेशन दिया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक लॉ को अप्रूव किया था या एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया था कि वो तनफीज किया जाए, लेकिन उन्होंने एक तवसिया दिया था फिल्म इंडस्ट्री को, अगर ऐसा हो तो इस तरीके से ये बेहतर है, ये हमारी सजेशन है। क्योंकि अम्र बिल मारूफ ही है, अपने बिल मारूफ तो हम नही अनिल मुनकर और मारूफ कामों के लिए हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं। वो अपने नजरियात देते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों को अपनी स्पीच से
वो लोगों को नीकी की तरफ बुलाते हैं। یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا معاملہ ہے، اور آپ کو سجیشن آئی ہے، ابھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے اس کی تردید کر دی ہے کیونکہ یہ خبر بہت وائرل ہو رہی تھی۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر اور ہنگامی بنیادوں پر اپنے بھائیوں یعنی افغان بھائیوں کے لیے 5 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ آپ کی نظر میں بطور ترجمان امارت اسلامی افغانستان یہ امدادی پیکج یعنی 5 ارب روپے کا ریلیف پیکج کافی ہے، یا آپ کو مزید بھی توقع ہے کہ اس سے زیادہ آپ کی مدد ہونی چاہیے تھی؟ جی بالکل، پاکستان نے جو اس حالات میں جو افغان عوام اس کے لیے ضرورت ہے، ادھر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ہارش ونٹر ہے، اس حالت میں وہ امداد رہے ہیں، ہم خوش بھی ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں افغانستان کے حالت، جو بھی وہ امداد دے اس حالت میں اپنی دست دراز کرے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے استقبال کرتے ہیں۔ وہ اس پر منحصر ہے کتنا اسے کے بس میں ہے، یہ ہماری نہیں ہے، اس کے بس میں بات ہے۔ تو وہ بھی جو بھی ہو سکے ایک برادر ملک دوسرے برادر ملک سے، تو we are grateful for that. Now let's talk about the افغان کرنسی۔ ایک افغانی پاکستانی 2 روپوں کے برابر ہو گیا، یعنی آپ لوگوں کا ایک افغانی کم و بیش 2 روپے پاکستانی کے برابر ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اتنے کرائسس کے باوجود آپ کے پاس کون سا ایسا معاشی سائنسدان ہے جو ہمارے پاس یعنی پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ سہیل شاہین صاحب۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو افغانی جو ہے اس کے پرچیزنگ پاور زیادہ ہے، ایسا آپ کا مطلب ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تو پہلے اس سے بھی زیادہ تھا، جو سنکشن ہے انٹرنیشنل، اس کی وجہ سے اس کی پرچیزنگ پاور میں کمزوری آ گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اگر یہ سنکشن ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے ہمارے افغانی کا پاور اور بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے انیشل ڈے سے ہم نے تو ابھی تک بالکل نئے سٹیجز میں ہے۔ جب ہماری اکانومک ایکٹیویٹیز شروع ہو جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹائم افغانی بھی ڈالر کے برابر ہو، ایک افغانی $1، اور پاکستانی روپے بھی ڈالر کے مطابق ہو، ایک پاکستانی روپے $1، یہ ٹارگٹ ہے۔ سہیل شاہین صاحب، خواہش تو بہت اچھی ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ $1 1 روپے کے برابر ہو جائے، بلکہ ڈالر کو روپیہ ریپلیس کر دے، ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ لیکن one should not live in the lala's land and cuckoo's land، یہ ایک بڑا میٹر ہے۔ 2 مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم نے کنسیو کیے ہیں، کیا اس کے علاوہ امارت اسلامی افغانستان کو کوئی چیلنج درپیش ہے؟ پہلا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی ریکگنیشن یا آپ کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جانا، آپشن دے رہا ہوں، اور دوسرا داعش جیسا عفریت، ان دونوں میں سے آپ کو بڑا چیلنج کون سا لگتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیلنج ہے آپ کی نظر میں؟ سہیل شاہین صاحب۔ یہ کوئی بھی ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، داعش ہماری بڑا مسئلہ یہ ہے اکنامک چیلنجز، اور انشاءاللہ اس پر ہم غالب آ جائیں گے، اور کیونکہ یہ ہماری زیادہ فوکس ہے ہمارے عوام، اور جو بھی تکلیف ہو عوام کے لیے وہ ہمیں درد پہنچتا ہے۔ اور اسلامی نظام میں یہ ہے کہ حکام جو ہے رولرز، وہ عوام کے خادم ہے، اس کے سرونٹس ہے۔ تو سرونٹ کے حیثیت سے جو ہمارے ملک میں عوامی جو تکالیف ہے، پاورٹی ہے، یہ ہمیں درد بھی دیتے ہیں اور پینفل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے، ہماری پرائرٹی ہے کہ یہ ہم اس کو سر کر دیں اور اس پر کامیاب ہو جائے۔ آپ کا چیلنج بھی ہے، آپ کی پرائرٹی بھی ہے، اور آپ کو چیلنجز سے نمٹنا بھی ہے۔ داعش کو 2 منٹ کے لیے ہم چھوڑ کر اگر شمالی اتحاد کی بات کریں
شمالی اتحاد کے ساتھ آپ کے تعلقات بالکل بہتر ہو گئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خانہ جنگی پھر بھی کسی وقت چھڑ سکتی ہے؟ میں احمد مسعود کی بات کر رہا ہوں۔ سہیل صاحب نہیں، وہ خدشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں عوام نے 20 سال سے انہوں نے تجربہ کیا، ٹیسٹ کیا ہے، جو بھی تھے وہ لوگ اچھے جانتے ہیں، بہتر طریقے سے ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور لوگ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ وہ ایرا جو ادھر آپ ایک یوٹیلیٹی بل بھی بغیر رشوت کے ادا نہیں کر سکتے تھے، لوگ یہ نہیں چاہتے۔ اور ابھی جو پہلے ایک کام مہینوں میں نہیں ہو سکتا تھا، آپ جائے گورنمنٹ کسی بھی آفس میں آپ گھنٹوں میں کر سکتے ہو۔ لوگ بہت خوش ہیں۔ ہماری بڑی چیلنج ہے وہ سینکشنز ہے، جو وہ انسان دوستی کے نعرے لگاتے ہیں اس کے طرف سے، اگر وہ لوگ یہ ختم کر دے یہ سینکشنز اور تعزیرات، انشاءاللہ لوگ بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ آپ کے بہت چیلنجز ہیں، سینکشنز ہیں۔ سہیل شاہین صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے سہیل شاہین صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں افراد جاں بحق ہوئے ہیں کووڈ-19 ڈیزیز سے، اور افغانستان یا کابل کے مناظر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کرونا وہاں پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو میں آن اے لائٹر نوٹ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعتاً قوت مدافعت اتنی ہے کہ لوگ اس کو فیل ہی نہیں کرتے، یا پھر ان کی نظر میں یا افغانیوں کی نظر میں کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ یہ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے افغانستان کے نامزد مندوب جناب سہیل شاہین صاحب آج اس ایکسکلوسیو حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر ان سے ہم نے پہلے حصے میں بات کی ہے۔ دوسرے حصے میں ہمارا جو پہلا سوال ہوگا، سہیل شاہین صاحب، افغان طالبان کو دیکھیے یا افغانستان کی عوام کو دیکھیے، وہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں سے نہیں لگتا کہ کرونا یہاں پر آیا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی کرونا افغانستان میں بھی تھا؟ سہیل شاہین صاحب، میں تقریباً 2 مہینے ہو گئے دوحہ سے کابل میں آئے ہو دوستوں کے دیکھنے کے لیے، ابھی میں نے کسی سے نہیں سنا ہے کہ وہ کورونا ہے، اور میں ادھر جو تھا پہلے وہ کورونا کے بارے میں پڑھتا تھا، ابھی بھی بالکل میں بھی بول گئی کہ کورونا ہے یا کوئی چیز تھا یا نہیں تھا، کوئی بھی ایسا بیمار نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں، جو نارملی ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے ایسا مل رہے ہیں۔ میرا پوچھنے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ کیا کرونا واقعتاً ایگزسٹ کرتا بھی ہے آپ لوگوں کی نظر میں، افغان حکومت کی نظر میں، یا افغان عوام کی نظر میں؟ سہیل شاہین صاحب، نہیں، وہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ملینز کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں، تو لیکن پہلے جو تھا ہماری ایک بھائی تھا وہ بہت شدید قسم کے وہ کورونا تھا، لیکن الحمدللہ وہ شفایاب ہو گیا اس ٹائم میں، ابھی نہیں ہے، بہت پہلے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایسا کوئی آثار نہیں ہے کورونا کے۔ افغانستان میں تو بہرحال یہ اچھی سوچ ہے آپ کی کہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ آثار نہیں ہے، کیونکہ لوگ قوت مدافعت رکھتے ہیں اور ان کا شاید بلیف کچھ اس طرح کا ہے، لیکن بہرحال ایگزسٹ تو کرتا ہے۔ اب عبوری سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں جو عبوری سیٹ اپ ہے یہ مستقل کب ہوگا؟ آپ اس کو پرماننٹ سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں، نہیں بنانے جا رہے؟ اور نئی مستقل کابینہ کا قیام اگر عمل میں لایا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ انتخابات کی طرف جائیں گے، یا جس طرح پہلے آپ لوگوں نے پک اینڈ چوز کے تحت اپنا پرائم منسٹر بنایا عبوری، اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا، آپ اسی طرح سے پک اینڈ چوز کر کے لوگوں کو ایڈجسٹ کروائیں گے؟ سہیل شاہین صاحب، اور یہ عبوری سیٹ اپ تو اس لیے کہ اس پہ ایکسٹینشن کا امکانات ہے، جو بھی ہو، ایک ایکٹنگ منسٹر ہو وہ بالکل ٹرانسفر ہوتا ہے، دوسری جگہ ٹرانسفر ہو، اس کی جگہ دوسری ایک شخص لے لے،
تو ہم لے سکتے ہیں کسی بھی ایتھنیسٹی سے، کوئی بھی افغان ہو تو لے سکتے ہی ہے. اور دوسرا وہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے فیوچر کنسٹیٹیوشن پر. تو کنسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے. کنسٹیٹیوشن کے بغیر تو ایک ملک نہیں چلایا جا سکتا. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گے. افغان عوام کے جو بیسک رائٹس ہے وہ سب. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ دستور بنانے کا انتظار کر رہے ہیں یا اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کو پیٹرن کون سا فالو کرنا ہے. میرا سوال بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. ابھی جو آپ کی عبوری کابینہ ہے یا حکومت کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ بالعکس شبیہ ہے. اور شبیہ کس چیز کی ہے؟ پارلیمانی نظام کی. اگر اب آپ کا دستور بن جاتا ہے جو کسی بھی ماڈل سے متاثر ہو، تو کیا آپ اس دستور کے تحت پارلیمانی نظام حکومت کو ترجیح دیں گے یا پریزیڈنشل سسٹم یا صدارتی نظام کی جانب جائیں گے؟ سہیل شاہین صاحب. نہیں، ہم تو ایسا نہیں کہ کسی ماڈل کو وہ ہمارے ایک ریپلیکا ہو، وہ پیٹرن ہو. ہمارے اپنی پیٹرن ہے، اس کے مطابق بیسک رائٹس ہے افغان ویمن اینڈ مین کا، تو وہ اس کنسٹیٹیوشن میں درج کریں گے انشاءاللہ. وہ اس کی سارے بیسک رائٹس جو ضروری ہے وہ اس میں ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی کرتے تھے کہ وہ فارمر کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہو، پریکٹیکل ایگزامپل. اگر ایسا تھا تو ہم 20 سال جہاد کس لیے کرتے تھے؟ وہ موجود ہے ایک پیٹرن. تو ایسا نہیں، ہمارے اپنی عقیدے کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق اور اپنی سسٹم میں اس کے مطابق ہوگا. لیکن جو رائٹس سے بیسک رائٹس سے افغان مردوں کا، خواتین کا، افغان عوام کا، وہ اس میں شامل ہوں گے اور بہتر طریقے سے شامل ہوں گے تاکہ افغان عوام اپنے سارے رائٹس کو انجوائے کرے. چلیں، یہ تو اب آپ کی حکومت کی باتیں ہم نے کر لی ہیں. ذرا کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. حال ہی میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا اور افغان ٹیم نے بڑا زبردست پرفارم کیا. لیکن افغان کرکٹ ٹیم کا ایک سکینڈل سامنے آیا بادی النظر میں. لوگ مسلسل ایک بات کہہ رہے تھے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو میچ ہوا وہ میچ فکس تھا. اور فکسڈ میچ کے حوالے سے آپ کے ترجمان نے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور تحقیقات میں جو چیز سامنے آئے گی اس کے حساب سے کارروائی بھی ہوگی. تو مجھے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ کیا تحقیقات آپ لوگوں کی ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ چلا ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو میچ ہوا تھا واقعتاً فکسڈ تھا یا یہ کوئی کانسپریسی تھی؟ سہیل شاہین صاحب. اس بارے میں تو ہم نے وہ میڈیا رپورٹ سنے ہیں، لیکن ہم اپنے ہیروز پر بلیو کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جو بھی تھا انہوں نے played the best play what they could deliver. They did that. تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں جیسے لڑائی میں ہم 20 سال لڑتے تھے ایک سپر پاور کے خلاف. لڑائی میں ایسے بہت ہم کبھی ہار بھی گئے ہیں، کبھی ہم نے جیت بھی لیا ہے بیٹلز کو. لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے وار کو جیت لیا. بیٹلز ایسے ہار جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں جو بھی ہمارے پلیئرز ہے، ہیروز ہے، وہ یہ وار جیتے گا اور ایک دن انشاءاللہ ورلڈ کپ افغانستان کو. سہیل شاہین صاحب، امید پہ دنیا قائم ہے، خواہشات آپ کی بڑی اچھی ہیں، لیکن میرا اگین کویسچن وہی تھا. کویسچن یہ تھا کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو میچ ہوا اس کی تحقیقات کے حوالے سے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ میچ فکس تھا. کیا یہ افواہ تھی یا کانسپریسی تھی؟ آپ کی تحقیقات اگر ہوئی ہیں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کب تک رکھیں گے؟ کیونکہ آپ کا پچھلا جواب تھا وہ تو مجھے بڑا ہی پولیٹیکل قسم کا آنسر لگا. مجھے ایگزیکٹ آنسر چاہیے سر. شاہین صاحب. میرے پاس ابھی ڈیٹیلز نہیں ہے. اچھا، ڈیٹیلز. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے تحقیق کیے ہیں، کیونکہ
टीम वही है, वही वो प्ले करते हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया हो कि उसको ये साबित करे कि उधर कोई कंस्पिरेसी थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में शायद कुछ न मिला। बस आपने जो शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ही चीज़ों को कॉन्स्पायर कर रहा है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में आपके तर्जुमान की जानिब से ख़ास तौर पर जो आपके नायब वज़ीर इत्तलात हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं और कैसे करते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। माजी की तरह बुत शिकनी के हवाले से आप लोगों का अब स्टांस ज़रा डिफरेंट है, क्लियर है। अभी हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक काबुल के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर बुद्धा के मुजस्मों को बाकायदा तौर पर सयाहों के लिए ओपन कर दिया गया है ताकि सयाह आएँ, विजिट करें और एक सॉफ्ट इमेज जनरेट हो। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। तो क्या आपने जो प्रीवियस पॉलिसी थी बुत शिकनी की उससे बिल्कुल हट चुके हैं या फिर ये जो मुजस्मे वाली खबर है ये खबर दुरुस्त नहीं है, गलत है? सुहेल साहब। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हमने वो गलियों में रखा है या ऐसा रखा है, ऐसा चीज नहीं है। लेकिन ये एक है हमारी आर्काइव्स, म्यूजियम में तो जाहिर है हमारी तारीख है, ये हमारी सकाफत है और हमारी हिस्टोरिकल रिलिक्स है, उसको होना चाहिए म्यूजियम में। आपके म्यूजियम में भी है, लाहौर में भी है, मैं गया हूँ म्यूजियम में, पेशावर में भी है, मैंने देखा है, लाहौर को मैं कई बार देख चुका हूँ। तो उधर अफगानिस्तान के जो हमारे जो किंग्स थे उसके हवाले से बहुत आसार आतिका थे उधर, तो मैंने बहुत इंजॉय भी किया है उसको देख के, उस तारीख़ आसार को। और ऐसा हमारी भी है, हम तो 40 साल से 200 पर पावर के खिलाफ लड़े, जंग आज़ादी लड़े, तो होना चाहिए कि उधर ऐसा हम बड़ी म्यूजियम और भी खोले और म्यूजियम ये आसार है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान एक बड़ा जिंदा म्यूजियम है। आप देखेंगे रोड के ऊपर टैंक से डिस्ट्रॉय, टैंक से पर्सनल और कैरियर है, बहुत कुछ है। इंशाल्लाह अगर अफगानिस्तान ऐसा कई महीनों में आगे जो है ये प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो जाए, आप आ जाए और ये जिंदा। जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान एक लाइव म्यूजियम है, जिंदा म्यूजियम की हैसियत रखता है, रोड्स के ऊपर खड़े हुए आपको तबाहशुदा टैंक्स नजर आएंगे, तो आप इसको भी बतौर मार्केटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा डिफरेंट लगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है आपके। यू हैव अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, any message for government of Pakistan and for people of Pakistan? Suhail Shaheen साहब। फारूकी साहब, पाकिस्तान में हमारे मिलियंस की तादाद में माजरीन है और पिछले 40 से उधर से है। पाकिस्तान में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, उसे फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें जगह दी है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के अवाम ने हमारे साथ वो इस्लामी उख़्वत इस्लामी की बिना पर बहुत हिमायत भी की है और हमदर्दी भी की है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नए मरहले में हम इकोनॉमिक फील्ड में आपस में कोऑपरेशन हो और अफगानिस्तान एक हब बन जाए, जो ट्रेड हब, जो हमारे लिए भी बेहतर है, दूसरी नेबरिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए बेहतर, क्योंकि उसकी जो रसद हो सेंट्रल एशिया से और हमारी रसद हो दूसरी ममालिक से पाकिस्तान के थ्रू, और हमारी इस तरीके से हमारी जो उख़्वत है, इस्लामी उख़्वत है, तारीख़ी रिलेशन से और भी बढ़ जाए। ये अख़ुवत, ये भाईचारा आप कहते हैं बढ़ता रहे और फलता फूलता रहे। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के तर्जुमान और अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान के नामज़द मंदूब जनाब सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में शामिल थे। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन किस तरफ जा रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक।
बैक प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को खुशामदीद कहता हूं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक से पहले हमारी बातचीत हो रही थी सुहेल शाहीन साहब से, और मामला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक्रेडिटेशन कमेटी ने सुहेल शाहीन साहब को बतौर अफगान हुकूमत के नामजद मंदूब मुस्तरद कर दिया है, उनकी हैसियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो लीवरेज ये है कि अफगान तालिबान अपनी हुकूमत बनाए तालिबान, और दूसरी तरफ ये कंडीशनल मामलात हैं कि उनकी हैसियत को ही अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा तस्लीम नहीं कर रहा, तो सूरत हाल जा किस तरफ रही है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई आज़ाद अदारा नहीं है, ये बड़ी ताकतों का एक इंस्ट्रूमेंट है छोटी ताकतों को दबाने के लिए जी। और बड़ी ताकतों में भी खसूसी तौर पे मगरबी कुव्वतें, अमेरिका उनका लीडर है और ये बहुत सारा कुछ इनके हाथ में है, ये चाहें तो ये तब्दील करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि इसी मुनाफकत जो बड़ी ताकतों की है, उसी मुनाफकत के तहत एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आज जो मौजूद है, जिसे हम तालिबान की हुकूमत कहते हैं, उसको ये तस्लीम नहीं करते। अगर आप तस्लीम नहीं कर रहे ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली बातचीत भी उनसे जाके कर रहे हैं, हर तरह के मुज़ाकरात, अमन कायम करना है, टेररिज्म पे बात करनी है, तालिबान के लीडर्स के साथ बात हो रही है, तमाम दुनिया उनके साथ किसी न किसी शक्ल में डीलिंग कर रही है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देख लें, या टेररिज्म के नुक्ता निगाह से देख लें, या कनेक्टिविटी के नुक्ता निगाह से देख लें, तो ये सब मुझसे बातचीत हो रही है इसी हुकूमत से। लेकिन आप दुनिया की सितम ज़रीफ़ी और मुनाफ़क़त देखिए कि हुकूमत को तस्लीम नहीं करना ऑफिशियली, नतीजा ये कि उनको यूनाइटेड नेशन के किसी भी अदारे में जगह नहीं मिलेगी अगर जब तक कि मगरबी कुव्वतें उसकी मुखालफत कर रही। तो ये एक अलमिया है। हकीकतन जिस शख्स को सुहेल शाहीन की जगह पे उन्होंने तस्लीम किया हुआ है जी, उस हुकूमत का तो आज वजूद ही नहीं जिसका वो नुमाइंदा था। ना हुकूमत का वजूद है, ना हुकूमत के लोगों की किसी भी सूबे के जिले के अंदर कोई रेट है। जब ये नहीं है तो उनको अपने साथ बिठा लेना ये अलमिया से कम नहीं है। अच्छा जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि अफगान तालिबान की इस हुकूमत को बाकायदा तौर पर, डी फैक्टो तो बहुत सारे ममालिक शायद तस्लीम कर चुके हों, वो हमें नजर भी आ रहा है, बाकायदा तौर पर कोई तस्लीम करने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, उसमें इंटरनेशनल कंडीशन जो थी ना, वो फुलफिल करने की जरूरत थी और मैं समझता हूँ कि वो इनके अपने लिए, इनके फायदे में थी। उसमें मसलन हम जब ये कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसमें तमाम तबकात शामिल हो, तमाम एथनिक माइनॉरिटीज शामिल हो, तो वो इसलिए है कि इन्होंने चूंकि इलेक्शन नहीं कराया, तो इस वजह से इनके पास ये कोई सबूत नहीं है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तमाम अफगानिस्तान के लोग। इनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट समझा नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। ठीक। और उसी वक्त समझा जाएगा जबकि तमाम वहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी वहां पे, तो इलेक्शन के बगैर भी इनको एक लेजिटिमेसी मिल सकती है कि वाकई ये नुमाइंदा हुकूमत है। अब ये वो नहीं करना चाह रहे। नतीजा ये है कि कागजी हुकूमत बनाई हुई है और जब रिप्रेजेंटेशन बाकियों की नहीं है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा इसको हम तस्लीम नहीं करते। तो यहाँ पे एक कंप्रोमाइज की जरूरत है। अफगान तालिबान गवर्नमेंट को या जो भी अफगान हुकूमत आज है, उनको ये चाहिए कि वो सबसे रिप्रेजेंटेशन लें और अपनी हुकूमत में उनको जगह दें। तमाम एथनिक माइनॉरिटीज जितनी भी हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको जगह दे दें। तो ठीक है कि ये एक तरीका कार है जो वेस्टर्न पावर्स को सेटिस्फाई कर सकेगा। ठीक। तो रिकॉग्निशन भी हो सकता है उसके बाद भी कोई नया बहाना ढूंढ के वो ना करे, ये कोई शर्त नहीं है। जनरल साहब, लेकिन ये जो बात उसको पूरा करना, कता कलामी होती है, माजरत चाहूँगा, लेकिन अब चैलेंजेस का सामना तो है अफगानिस्तान को, और सबसे बड़ा उनका जो चैलेंज इस वक्त है वो मुआशी हालात हैं। पाकिस्तान ने 5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान अपनी जगह किया है, उन्होंने इसको खुशामदेद भी कहा है, वेलकम किया है, लेकिन इसके बावजूद कि वो 22 साला क्राइसिस से गुजरा है अफगान सरजमीन, उनकी जो करेंसी है अफगानी, वो पाकिस्तान के 1.84 रुपए के बराबर है, यानी डबल, एक अफगानी पाकिस्तान के 2 रुपए के बराबर है। तो ऐसा मैंने पूछा सुहेल शाहीन साहब से कि आपके पास कौन सा ऐसा मुआशी साइंसदान है जो आपकी अफगान करेंसी को तगड़ा कर गया और हमारे पास वो साइंसदान नहीं है, तो वो उस पर हंस पड़े। तो हमसे बेहतर हालत में है अफगानिस्तान मुआशी लिहाज से?
नहीं, इस तरह नहीं है, उनकी आमदन नहीं है, आज वो तनख्वाहें देने के अहल नहीं। हमारा जो अलमिया हुआ है, जो हमारी तबाही हुई है, वो हमारे कर्जों की वजह से जी। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट नहीं, हम अपनी इनकम बढ़ा नहीं सके। नतीजा ये है कि आज आपके पास एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है सिवाय इसके कि रुपए की कीमत जो है वो कम करते जाए, ताकि एक आदमी को लालच हो कि अगर मैं बाहर 100 रुपए की चीज भेजूंगा तो मुझे यहाँ पे 200 या 200 मिल जाएंगे। सही। तो ये वो इंसेंटिव दे के आप अपनी कुछ आमदन बढ़ाने की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हुई नहीं। एक्चुअली हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बास सेक्टर तक लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे आप टेक्सटाइल को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के गुड्स वगैरह वो करते हैं, जबकि चाइना को अगर आप कंपेयर करें तो वो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने हर फील्ड में, घरों में बैठी खवातीन भी वो चीजें बना रही हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उनमें डेकोरेशन वाले आइटम, डेकोरेशन पीसेज हैं, चीजें हर तरह की। तो इकोनॉमी तब मुतहरक होती है जब आप बेशुमार सेक्टर्स पकड़ के उनमें कोई ना कोई बाहर चीजें भेजते रहे। अगर आप एक दो चीजों पे रिलाई करेंगे तो उसमें तो दुनिया में और भी कई मुल्क हैं जो टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं, वो भेजते हैं, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जरा थोड़ा सा सिस्टम है जिसको रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है। हुकूमत अगर उसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट की कमेटी वगैरह बनाए, वो इनको सिफारिशात दे तो उनको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये किया नहीं हमने बेहतरी की तरफ कोई ऐसे स्टेप उठाए नहीं जहां हम ये कहें। आप देखिए कि भारत में देखिए 90s की दहाई में, गालबा 94 से उनके सरदार स्वर्ण सिंह होते थे, उनके ये फाइनेंस मिनिस्टर, और नरसिम्हा राव थे उनके प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त उनको एक बेल आउट पैकेज लेना पड़ा IMF से, फिर दूसरा बेल आउट पैकेज दिया। दूसरा बेल आउट पैकेज उन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उस वक्त वो जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम इस तरह जिंदा नहीं रह सकते, हमें अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना। चुनांचे उस दिन के बाद से भारत कर्जों के चक्कर से आहिस्ता आहिस्ता निकलता गया। कमल तो नहीं निकला, लेकिन ये कि कुछ न कुछ कर्जे लेने रुके, उनको बेल आउट पैकेज नहीं उनको लेने पड़े IMF। तो ये वो चीज है जिधर हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, वो ये कि अभी तक उबूरी सेटअप है अफगानिस्तान के अंदर, उनके प्राइम मिनिस्टर तक उबूरी है, मुस्तकिल सेटअप कब आता है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। बतौर एक मंझे हुए फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट प्लस डिफेंस एक्सपर्ट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दस्तूर किस नौइयत का बनाने जा रहा है अफगानिस्तान? क्या उनके यहाँ पार्लिमानी निज़ाम ही होगा जिस तरह अभी उन्होंने पिक एंड चूज़ के ज़रिए उबूरी सेटअप बनाया है, इंतखाबात के ज़रिए वो वज़ीर आज़म को ही सरबराह बनाएंगे, या आपको लगता है कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सेटअप होगा जैसे कि पहले चलता आ रहा है अफगान हुकूमत जिस तरह काम करती रही है? देखिए, ये वही बनाएंगे, अफगान अमीर होगा और ये शूरा सिस्टम होगा जिसमें कि आप नुमाइंदे लेते हैं मुख्तलिफ सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्शन से, और वो फिर आगे इलेक्ट कर लेते हैं अपना लीडर। ये छोटे लेवल पे, जैसे हमारे मुल्क में एक दफा बुनियादी जमहूरियतों का किस्सा चला था, और वो बड़े, आप कह लीजिए कि ओवरऑल सारा तो इलेक्शन नहीं होता पूरे मुल्क में, लेकिन थोड़े लोग जो है वो सदर को या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर लेते हैं। तो उस तरह का सिस्टम होगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो बड़ी अहम ये थी कि इनको जितना जल्दी हो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी दूसरी लफ्जों में इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो हम कहते हैं, वो बना लेनी चाहिए। वरना अमेरिका और मगरबी मुल्क जो है वो इनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे, और भूख और अफलास से लोग इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। जो मगरबी दुनिया की आज प्लान है कि लोग खुद उठ खड़े हों तालिबान के खिलाफ, वो कहें कि जब अमरीकी और दूसरे लोग यहाँ पे थे तो हम भूखे नहीं मर रहे थे, ये तालिबान का तोहफा के आए हैं तो हम भूखे मरने शुरू हो गए, तो इनको हटाओ। अगर वो तालिबान के खिलाफ उठ खड़े होते हैं लोग, और फिर उसी में अफगान तालिबान को फौरी तौर पर चाहिए कि वो एक इनक्लूमेंट तश्कील दें ताकि जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ उठ खड़े हों, उससे बचा जा सके और इनकी रिकॉग्निशन नेशनली भी और इंटरनेशनली भी हो सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाजा की, बड़ा ओवरवेलमिंगली उन्होंने पाकिस्तान के इमदादी पैकेज को वेलकम किया है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।